हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मार्गदर्शन द लर्निंग वर्ल्ड में प्रस्तुत है घटना चक्र नागरिक शास्त्र के श्रृंखला का 23वां भाग। यह वीडियो सीरीज विशेष रूप से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ और सेट परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य संगठनों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया या गढ़ा है? तो संयुक्त राष्ट्र शब्द को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने बनाया है। संयुक्त राष्ट्र शब्द अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने बनाया। 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में अटलांटिक चार्टर का समर्थन करने वाले 26 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यही पहली बार राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा अभिकल्पित नाम संयुक्त राष्ट्र का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए विकसित और विकासशील देशों में उत्तर दक्षिण संवाद की शुरुआत हुई, परंतु विकसित राष्ट्रों के उपेक्षापूर्ण व अड़ियल व्यवहार के कारण उत्तर दक्षिण सहयोग के मुद्दे को आशानुरूप बल नहीं मिला। विकासशील देशों को यह महसूस होने लगा कि उत्तर दक्षिण सहयोग की बात से उनके हितों को कोई विशेष फायदा नहीं होगा। यही कारण है कि दक्षिण सहयोग यानी साउथ साउथ कोऑपरेशन के मुद्दे पर बल दिया गया। वर्तमान परिस्थितियों में यह वर्ष 2030 तक के लिए निर्धारित 17 लक्ष्यों और 169 टारगेट वाले सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 1947, 1948 या 1950। तो वर्ष 1950 में कोरिया का संकट संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का पहला प्रयोग था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई यह पहली सामूहिक सुरक्षा कार्यवाही थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के 7वें अध्याय की धाराओं के अंतर्गत लागू किया गया था। इस प्रकार विकल्प डी 1950 सही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया? मानवाधिकारों पर वर्ष 1968 में मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तेहरान में संपन्न हुआ। इसमें 84 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ही वर्ष 1968 को प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई। यूडीएचआर का विस्तार क्या है? तो यूडीएचआर का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, अर्थात मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, हर वर्ष मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को हर वर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1946 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी।
तथा 10 दिसंबर 1948 के दिन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जारी की गई। इस घोषणा के कारण ही 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितनी धाराएं हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुल 111 धाराएं हैं, यानी अनुच्छेद 111 हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुल 19 अध्याय हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में कुल 70 अनुच्छेद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अधिवेशन 10 जून 1946 को लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा सीटों का एक अंग नहीं है? सभा, परिषद, सचिवालय एवं कार्य समूह या पहरुआ समिति? तो सीटों का अंग सभा नहीं है। 8 सितंबर 1954 को गठित क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन के रूप में सीटो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का सैन्य संगठन था। सभा इस संगठन का अंग नहीं है। सीटो के प्रमुख सदस्य देश थे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। 30 जून 1977 को इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सीटों की स्थापना कब हुई थी? तो सीटों की स्थापना 8 सितंबर 1954 और इसका अस्तित्व समाप्त कब हुआ? 30 जून 1977। तो दोनों ही सन याद रखने हैं क्योंकि ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में महासभा की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन किया गया है? तो चार्टर के 11वें अनुच्छेद में, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 11वें अनुच्छेद में यूएनओ के महासभा की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को निम्न में से किस एक सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, रूस, चीन तथा अन्य 26 देशों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें निर्णय हुआ कि युद्ध का सामना ये राष्ट्र मिलकर करेंगे। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन जी रूजवेल्ट ने दिया। आगे चलकर 1 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में पुनः इन राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। इस समय राष्ट्रों की संख्या 50 हो गई। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र, प्रस्तावना और अनुच्छेद 111 के साथ अंतिम रूप दिया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा देश यूएन के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? भारत नहीं है, ताइवान भी नहीं है, ब्राज़ील भी नहीं है। यूएन के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य यूके है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद उसका एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके कंधे पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का उत्तरदायित्व है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अनुच्छेद 23 सुरक्षा परिषद की रचना तथा सदस्यता से संबंधित है। इस परिषद में 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों में
यूएसए, यूएसएसआर, चीन, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस सम्मिलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है? युद्ध को रोकना और शांति स्थापित करना संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य में आता है। मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति सम्मान जगाना यूएनओ के उद्देश्य में शामिल है और क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना भी यूएनओ के उद्देश्य का ही भाग है, जबकि अंतरिक्ष को जीतना और इस पर शोध करना यूएनओ का उद्देश्य में नहीं आता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, परंतु वह अपने उद्देश्य में असफल रहा। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना की गई। इसके उद्देश्यों का वर्णन पहले अध्याय के पहले अनुच्छेद में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य शांति व्यवस्था को बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना तथा पारस्परिक सहयोग एवं शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है। अगला प्रश्न है, मार्टिन कैप्लांग के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के कितने प्रतिमान यानी मॉडल होते हैं? तो मार्टिन कैप्लांग ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के 6 मॉडल बताए हैं। मार्टिन कैप्लांग ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सिद्धांत का व्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में व्यवस्था सिद्धांत को 6 मॉडलों में विभाजित किया है। पहला मॉडल है शक्ति संतुलन का निकाय, दूसरा है शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, तीसरा है दृढ़ द्विध्रुवीय निकाय, चौथा है सार्वत्रिक कार्यकर्ता निकाय, पांचवा है सोपानी अंतर्राष्ट्रीय निकाय और छठा है इकाई वीटो निकाय। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किया? 51 राष्ट्रों ने, 52 राष्ट्रों ने, 61 राष्ट्रों ने या 64 राष्ट्रों ने? मैक्सिमम लोग 51 ऑप्शन मारेंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा केवल 50 राज्यों ने। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। क्योंकि पोलैंड में सरकार का गठन नहीं हुआ था, इसलिए वह अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सका। उसका स्थान रिक्त छोड़ दिया गया। सरकार के गठन के पश्चात 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र के प्रारंभिक सदस्यों की या संस्थापकों की संख्या 51 थी, जबकि 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्रों पे केवल 50 राष्ट्रों ने ही हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके प्रारंभिक सदस्यों की संख्या क्या थी? अभी हमने पढ़ा कि प्रारंभिक संस्थापक सदस्यों की संख्या संयुक्त राष्ट्र में 51 थी। संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया। कब? तो 1970 से 80 यानी 70 के दशक को संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया। 16 दिसंबर 1969 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव संख्या 2602 में 1970-80 के दशक को प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया था। अगला प्रश्न है, एशिया का कौन सा भाग दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है? तो पामीर के पठार को दुनिया का छत कहा जाता है और पामीर का पठार मध्य एशिया में पड़ता है, इसलिए मध्य एशिया को दुनिया के छत के नाम से भी जाना जाता है।
किसने कहा कि जब तक मार्गेंथाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है। यह फेमस कथन बेने वासरमैन का है। बेने वासरमैन द साइंटिफिक प्रेटेंशियंस ऑफ प्रोफेसर मार्गेंथाउ थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स में लिखा है कि मार्गेंथाउ का सिद्धांत निरपेक्ष एवं अप्रामाणिक आवश्यकतावादी नियमों पर आधारित है। मानव प्रकृति संबंधी धारणा तथा अनुमानों पर आधारित धारणा मार्गेंथाउ के सिद्धांत को अवैज्ञानिक बना देता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है, इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है। यह राजनीतिक शक्ति की परिभाषा मार्गेंथाउ द्वारा दी गई है। मार्गेंथाउ ने पॉलिटिक्स एमंग नेशन में लिखा है कि इन्हीं दो राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध की वह स्थिति जिसमें एक राष्ट्र स्वभावतः दूसरे राष्ट्र की इच्छानुसार कार्य करने लगता है, शक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करता है। इसमें जो शक्ति का प्रयोग करता है और जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है उनके बीच एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक संबंध बन जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया है? तो 1976 से 1985 का दशक महिलाओं के लिए यानी डिकेड फॉर वुमेन के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है। सन 1975 ईस्वी में मैक्सिको सिटी में आयोजित पहले संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन में इसका निर्णय किया गया। इस सम्मेलन में महिलाओं की समानता पर मैक्सिको की घोषणा और विकास एवं शांति में उनका योगदान और अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के उद्देश्य के कार्यान्वयन के लिए विश्व कार्य योजना नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दूसरा संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन 1980 में कोपेनहेगन तथा तीसरा संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन 1985 में नैरोबी में आयोजित किया गया। देतांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? देतांत शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव की कमी। एकमात्र देश जिसने यूएनओ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया है वह सदस्य है इंडोनेशिया। शीत युद्ध के दौरान इंडोनेशिया को सोवियत संघ का समर्थक माना जाता था। 21 जनवरी 1965 को इसने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता को त्यागने की घोषणा कर दी, जिसका मुख्य कारण था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में न चुना जाना। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को अस्थायी सदस्यता उसकी किस योग्यता के आधार पर दी गई? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को अस्थायी सदस्यता पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य के होने के कारण दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सा नेता मुख्यतः उत्तरदायी माना जाता है? तो नेता थे सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। गोर्बाचोव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। इसी कारण से गोर्बाचोव को सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सोवियत संघ शांति मैत्री व सहयोग संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? सन 1971 में। सोवियत संघ
भारत सोवियत संघ शांति मैत्री व सहयोग संधि पर अगस्त 1971 में हस्ताक्षर हुआ। इस संधि का उद्देश्य तत्कालीन समय में उत्पन्न खतरों से भारत को निपटना था। शांति मैत्री व सहयोग संधि की धारा 9 में उल्लेख है कि बाहरी खतरों से उत्पन्न परिस्थितियों पर दोनों देश मिलकर विचार करेंगे। हित समूह पाए जाते हैं सभी प्रकार की देशों में, केवल लोकतांत्रिक देशों में नहीं, केवल पूंजीवादी समाजों में नहीं, केवल सर्वाधिकारवादी समाजों में नहीं, हित समूह सभी देशों में पाए जाते हैं। प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक प्रणाली और प्रत्येक देश में हित समूहों का अस्तित्व होता है। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक प्रक्रिया खुली होती है, परंतु सर्वाधिकारवादी राज्यों में दबाव समूहों को सत्ता के अनुरूप चलना पड़ता है। जो भी सत्ता समूह की आलोचना करता है उन्हें बलपूर्वक दबा दिया जाता है। मार्गेनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? राजनयन, प्रचार और राजनीतिक युद्ध, राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन या युद्ध? तो मार्गेनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन राजनयन यानी डिप्लोमेसी को माना, परंतु वह शक्ति के अंतर्गत सैन्य शक्ति को शामिल नहीं करता। सैनिक शक्ति राष्ट्रीय शक्ति का अवयव मात्र है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति है। युद्ध के माध्यम से राष्ट्रीय हित प्राप्त करने से सर्वत्र अराजकता और अशांति का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। अतः राजनयन के माध्यम से राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना सबसे उपयुक्त उपाय है। परमाणु व प्रसार संधि से अलग होने वाला प्रथम देश कौन था? परमाणु व प्रसार संधि से अलग होने वाला प्रथम देश नॉर्थ कोरिया था। नॉर्थ कोरिया परमाणु व प्रसार संधि से अलग होने वाला प्रथम देश था। दिसंबर 1985 में वह इस संधि में सम्मिलित हुआ था और जनवरी सन 2003 में इस संधि से अलग होने की घोषणा कर दी। स्टीवन रोसेन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? पहला ऑप्शन है भूगोल, विचारधारा, जनसंख्या या नेतृत्व। तो स्टीवन रोसेन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व नेतृत्व है। स्टीवन रोसेन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का तात्पर्य एक अंतर्राष्ट्रीय कर्ता के द्वारा अपने अतुलनीय संसाधनों और परिसंपत्तियों का इस प्रकार से उपयोग कर अपनी क्षमता को बढ़ाना है ताकि अपने अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के परिणामों को प्रभावित किया जा सके। अतः इन दोनों विचारकों ने राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व नेतृत्व को माना है। यूरोपीय एकता का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं द गाल, कर्नाड एडेन्योर, जीन मोनेट या रॉबर्ट शूमैन। तो यूरोपीय एकता आंदोलन के जनक रॉबर्ट शूमैन को माना जाता है। रॉबर्ट शूमैन को यूरोपीय एकता का वास्तुकार माना जाता है। ये वर्ष 1948 और 1952 में फ्रांस के विदेश मंत्री रहे। जीन मोनेट के सहयोग से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शूमैन प्लान तैयार की और 9 मई 1950 को प्रकाशित किया, जिसे अब यूरोपीय संघ के रूप में जाना जाता है। भारत पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है शक्तिशाली राज्य द्विपक्षीय बात को विशेष प्राथमिकता देते हैं, जबकि कमजोर राज्य बहुपक्षीय पद्धति को चाहते हैं। पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्यों को दूर रखना चाहते हैं, जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों के साथ प्रगाढ़ राजनीतिक और आर्थिक संबंध चाहते हैं। कथन 2 सही है। और कथन 3 है शक्तिशाली राज्य
अन्य राज्यों से समर्थन लेकर अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों पर शक्ति का दबाव डालते हैं। तो कथन 3 भी सही है। इस प्रकार विकल्प सी 2 और 3 सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्तिशाली राष्ट्रों को कमजोर राज्यों का समर्थन एवं सहायता की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों में निर्णय प्रक्रिया लोकतांत्रिक ढंग से संचालित होने के कारण नीतियों को अपने पक्ष में करवाने के लिए कमजोर राज्य भी आवश्यक है। उदाहरण के रूप में देखें तो विश्व व्यापार संगठन, यूएनओ और पर्यावरणीय सम्मेलन इत्यादि। कमजोर राज्य भी आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्ति के लिए अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। साथ ही कमजोर राज्य उस स्थिति में नहीं होते कि वे शक्तिशाली राज्यों पर दबाव डाल सके। अगला प्रश्न है, नाटो व वर्साई के मध्य निशस्त्रीकरण संधि कब की गई? ऑप्शन है 1920, 1990, 1991 या 1992। नाटो और वर्साई के मध्य निशस्त्रीकरण संधि सन 1990 में की गई। 19 नवंबर 1990 को पेरिस सम्मेलन में नाटो और वर्साई के मध्य परंपरागत शस्त्र कटौती संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि में टैंकों, तोपों व सैनिक सशक्त युद्धक गाड़ियों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, यूगोस्लाविया का 5 पृथक राज्यों में विखंडन शीत युद्ध के अंत को चिन्हित करता है। तो राज्यों के समूह में कौन सा राज्यों का सही रूप बताता है? तो यूगोस्लाविया के विखंडन के बाद जो 5 राज्य बने उनका सही क्रम कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन है स्लोवाकिया, मैसेडोनिया, आर्मेनिया। तो आर्मेनिया आता ही नहीं है और आर्मेनिया 2 विकल्प में है, तो ये दोनों विकल्प आउट हो गए। सर्बिया, मैसेडोनिया, अजरबैजान नहीं। बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया और स्लोवेनिया नहीं। तो यहाँ पे कोई भी उपयुक्त विकल्प सही नहीं है क्योंकि इनके क्रम सही नहीं है। आर्मेनिया यूगोस्लाविया का भाग नहीं था तो ऑप्शन ए और बी ऐसे ही कैंसिल हो गए। सर्बिया 5 जून 2006 को अंतिम सदस्य बना सर्बिया, तो इसका सही क्रम होगा स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो और सर्बिया। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। कथन है विदेश नीति में अधिकतम राष्ट्रीय स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। कारण है बगैर अपनी पहचान को खोए विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अंतरक्रिया गुटनिरपेक्षता की भावना ने की थी। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं और RA की व्याख्या कर रहा है। जब कारण में क्यों का जवाब मिल जाए जो कथन से संबंधित हो तो कारण कथन की व्याख्या करता है। तो विदेश नीति में अधिकतम राष्ट्रीय स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है क्योंकि बगैर अपनी पहचान खोए विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अंतरक्रिया गुटनिरपेक्षता की भावना ने की थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता के लिए संबंधित देश को स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना आवश्यक माना गया था। जो राज्य स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं वे ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी पहचान बनाते हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही है। ए और आर दोनों सही है और RA की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कहा जाता है विदेश नीति। विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पर्याय माना जाता है। कोई भी देश विदेश नीति के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंधों का निरूपण करता है। विदेश नीति सिद्धांतों और व्यवहारों का समुच्चय है जिसके आधार पर सभी देश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना चाहते हैं। राष्ट्रीय हितों के अनुरूप विदेश नीति भी सभी देशों की भिन्न होती है।
इन सभी विदेश नीति का सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शंस हैं 1948, 1950, 1945 या 1993। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सन 1993 में की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सरकार द्वारा 12 अक्टूबर 1993 को मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई थी। इस आयोग का गठन एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक तथा 4 पदेन सदस्यों से मिलकर होता है। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। मैग्ना कार्टा किस वर्ष पारित किया गया था? मैग्ना कार्टा 1215 में पारित किया गया था। मैग्ना कार्टा, जिसे स्वतंत्रता का अधिकार पत्र भी कहते हैं, किंग जॉर्ज द्वारा जून 1215 को पारित किया गया था। इसके कुछ कानून आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जैसे बिना निष्पक्ष सुनवाई के किसी को सजा नहीं दी जा सकती और गलत तरीके से कर चुकाने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता। अमेरिका के 1787 में लिखित संविधान में भी मैग्ना कार्टा के कुछ भागों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद से संबंधित विचारक केनेथ वॉल्ट्ज हैं। नव यथार्थवाद, जिसे संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहते हैं, का संबंध केनेथ वॉल्ट्ज से है। उन्होंने अपनी रचना द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यथार्थवाद का विश्लेषण व्यवस्था सिद्धांत से मिलाकर किया है। अंतर्राष्ट्रीय संरचना का विश्लेषण करते हुए वे इसे अराजकतापूर्ण मानते हैं, जिसका तात्पर्य है राष्ट्र राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता और विधि के बजाय राष्ट्रीय हितों से संचालित होती है। प्रश्न है, किसने कहा शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य स्रोत है? ऑप्शंस हैं एनजे स्पाइकमैन, ऑप्शन बी मार्गेनथाउ, ऑप्शन सी हाउस, ऑप्शन डी नीत्शे। तो मार्गेनथाउ शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व मानते हैं। मार्गेनथाउ ने पॉलिटिक्स एमंग नेशन में लिखा है कि शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है। राष्ट्र हमेशा शक्ति के साधन द्वारा ही राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक शक्ति के रूप में परिभाषित हितों के अनुरूप ही सोचते और कार्य करते हैं तथा इतिहास भी इस तथ्य का साक्षी है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के यथार्थवादी सिद्धांत का अंग नहीं है? ऑप्शंस है राज्यवाद, सामूहिक हित, सुरक्षा या अस्तित्व। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के यथार्थवादी सिद्धांत का अंग सामूहिक हित नहीं है। सामूहिक हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के आदर्शवादी सिद्धांत का अंग नहीं है। इस अवधारणा के अंतर्गत राष्ट्रीय हित की अपेक्षा सामूहिक हित को प्रधानता प्राप्त होती है। यदि सभी राष्ट्र अपने संकीर्ण हितों की अपेक्षा सामूहिक हित को ध्यान में रखें तो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को समाप्त किया जा सकता है। आदर्शवाद के विपरीत यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय व्यक्तित्व का ध्यान रखता है। प्रश्न है, सौदेबाजी सिद्धांत का आधार क्या है? सौदेबाजी सिद्धांत का आधार संतिवादता को माना जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सौदेबाजी सिद्धांत संधिवार्ता पर आधारित है। इसके अंतर्गत दो पक्षों के पारस्परिक संबंध अधिकतम लाभ और न्यूनतम हानि के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः आधारित है। पहला ऑप्शन है सत्ता की राजनीति पर, सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों पर, ऐतिहासिक संबंधों पर या नैतिकता की राजनीति पर। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन सत्ता की राजनीति पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य उन क्रियाओं का अध्ययन करना है जिसके अंतर्गत राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु शक्ति आधार पर संघर्षरत रहते हैं। इस संदर्भ में राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख लक्ष्य होते हैं। संघर्ष इसका स्वरूप तय करती है तथा शक्ति इस उद्देश्य प्राप्ति का साधन है। इसी आधार पर मार्गेंथाउ शक्ति को साधन और साध्य दोनों ही मानते हैं। अगला प्रश्न है, कौन वैश्वीकरण को दर्शाता है? कथन है राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता विलय, राजनीतिक अस्थिरता, सूचना का बढ़ता हुआ प्रभाव और बढ़ती हुई भौगोलिक निर्भरता। तो वैश्वीकरण को दर्शाने के लिए कौन कौन से कथन उपयुक्त हैं? तो वैश्वीकरण में राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं का विलय होता है, सूचना का बढ़ता हुआ प्रभाव होता है और बढ़ती हुई भौगोलिक अंतर्निर्भरता होती है। इस प्रकार विकल्प 1, 3, 4 सही है। वर्तमान वैश्वीकरण के अनेक आयाम प्रकट होकर सामने आए हैं, जिसमें अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, सूचना संजाल और अनेक देशों के मध्य भौगोलिक अंतर्निर्भरता प्रमुख हैं। विश्व बैंक, IMF और WTO जैसे संगठन अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण नियमन के लिए बनी हैं। सभी देशों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान का माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल कंप्यूटर इत्यादि से सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंध निर्धारित होते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण की आवश्यकताओं ने भौगोलिक अंतर्निर्भरता को बढ़ावा दिया है। जैसे जापान को कोयले एवं लोहे के लिए ऑस्ट्रेलिया एवं भारत से संबंध बढ़ाना पड़ रहा है। प्रश्न है, मानवाधिकारों की अवधारणा विशेष रूप से संबंधित है किससे? राजनीतिक समानता से नहीं, आर्थिक अस्थायित्व से नहीं, मानव होने के नाते मानव की गरिमा से। तो विकल्प सी सही है। ऐतिहासिक आधार पर मानवाधिकारों का उल्लेख मैग्ना कार्टा 1215 में पाया जाता है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात उत्पन्न विभीषिका और शरणार्थियों की समस्या ने इसके महत्व को अधिक स्पष्ट कर दिया। मानवाधिकार मानववाद की एक मान्यता को स्वीकार करता है कि मनुष्य समस्त वस्तुओं का मापदंड है। मनुष्य होने के नाते मानवीय गरिमा के साथ जीना मानव अधिकारों का मूल मंत्र है। वर्तमान विश्व परिदृश्य में एक नए परिवर्तन का उदय हुआ है, वह कौन सा है? अमेरिकी प्राधान्य नहीं, रसिया की भूमिका नहीं, 77 समूह की भूमिका नहीं, तीसरी दुनिया के देशों की भूमिका। वर्तमान विश्व परिदृश्य में एक नए परिवर्तन का उदय हुआ है, वह है थर्ड वर्ल्ड देशों की भूमिका। इसमें भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि हो रही है, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ, WTO और अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं G20 जैसे संगठनों में इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। प्रश्न है, शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण क्या था? द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति नहीं, 1949 की चीन क्रांति नहीं, 1945 की जर्मनी का विभाजन नहीं, सोवियत संघ का विघटन शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख
कारण था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परमाणु शक्ति ने अमेरिका को विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। इस वर्चस्व को देखते हुए विश्व में हथियारों की होड़ मच गई। इसी बीच यूएसएसआर शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। शस्त्रों की होड़ तथा शक्ति प्रदर्शन ने विश्व में तनाव का वातावरण उत्पन्न कर दिया, जिसे शीत युद्ध का नाम दिया गया। सन 1991 में यूएसएसआर के विघटन के पश्चात अमेरिका विश्व में सर्वशक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। इस प्रकार सोवियत रूस का विघटन ही शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, कौन निर्णयों में संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है? तो कौन से निर्णय में संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, ये बताना है। ऑप्शन है शांति और सुरक्षा संबंधित निर्णय में, नए सदस्यों के प्रवेश के निर्णय में, या बजट संबंधी मामले में, या उपयुक्त सभी में। तो उपयुक्त सभी शांति की सुरक्षा, बजट संबंधी मामले और नए सदस्यों के प्रवेश में संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। निम्न संगठनों में कौन सा शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है? ILO, यूनेस्को, यूनिसेफ या UNDP? तो यूनेस्को शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करने वाली संगठन के रूप में जाना जाता है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त नाम है, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है तथा इसके सदस्यों की संख्या 193 है और एसोसिएट सदस्यों की संख्या 11 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत यह वैश्विक संस्कृतियों के आदान प्रदान के महत्व का संगठन है। इसका मूल उद्देश्य शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास एवं संबंधों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। बार बार वही क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। प्रथम विश्व निःशस्त्रीकरण सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 1922, 1932, 1972 या 1993। तो प्रथम विश्व निःशस्त्रीकरण सम्मेलन 1932 में हुआ था। 2 फरवरी 1932 में जिनेवा में संपन्न हुए प्रथम निःशस्त्रीकरण सम्मेलन। इस सम्मेलन में प्रथम विश्व निःशस्त्रीकरण सम्मेलन 2 फरवरी 1932 को जिनेवा में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 60 देशों के प्रतिनिधियों ने बड़ी सेना और नौसैनिक बल बनाए रखने वाले सभी देश शामिल थे। सम्मेलन का उद्देश्य हथियारों को कम करना तथा सीमित करना था। इसे लीग ऑफ नेशंस के अनुबंध के अनुच्छेद 8 के अनुपालना के व्यापक उद्देश्य के रूप में रेखांकित किया गया। ब्रिक्स देशों में सम्मिलित हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ऑप्शन डी सही है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन ने मिलकर ब्रिक की स्थापना सन 2009 में किया था, जिसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में सुधार करना था। दिसंबर 2010 को ब्रिक की सदस्यता दक्षिण अफ्रीका ने ग्रहण की और ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में हुआ था कब?
2009 में, 2010 में, 2011 में या 2012 में? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 2010 में ब्राजील में हुआ था। ये दूसरा ब्रिक्स सम्मेलन था जो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में संपन्न हुआ था। इन देशों के समक्ष मुख्य चर्चा के मुद्दे थे वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, वैश्विक वित्तीय संकट, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्वाचन के तरीके, G20 मामले, जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र में सुधार इत्यादि। अंत में ब्रिक्स देशों ने सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ठोस उपायों पर भी सहमति व्यक्त की थी। शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः किससे संबंधित है? शीत युद्ध वाक्यांश संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से संबंधित है। वर्ष 1945 और 91 के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच असैन्य संघर्ष को शीत युद्ध कहा जाता है। इसमें विशेष रूप से दो विरोधी राजनीतिक प्रणालियों वाले देश जो प्रत्यक्षतः सशस्त्र संघर्ष की बजाय अपनी विचारधारा के आधार पर स्वयं के प्रभाव को बढ़ाने तथा विरोधी के प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और रूस के संबंध को स्पष्ट करने के लिए इस शब्द का प्रयोग जॉर्ज लिस्का ने किया था। एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है। यह कथन किसका है? ये मॉर्गेंथो का कथन है कि एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है। सामूहिक सुरक्षा के विषय में मॉर्गेंथो पॉलिटिक्स एमंग नेशन में लिखते हैं कि यदि किसी देश की सुरक्षा को संकट हो तो बाकी सभी देश मिलकर उस संकट का सामना करेंगे। इससे सभी देश प्रत्येक की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे मानो उनकी अपनी सुरक्षा खतरे में हो। तात्पर्य यह है कि एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्यक्षेत्र है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्यक्षेत्र मानवाधिकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए विकल्प एक सही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकार संबंधी मामलों को देखता है और पीटर बेंसन ने जुलाई 61 में लंदन में इसकी स्थापना की थी। पीटर बेंसन, याद रखिएगा। इस विश्वव्यापी संगठन का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर लंदन में है। विश्व के विभिन्न देशों में इसकी शाखाएं स्थापित है। भारत में 1960 में बिहार में इस संगठन की स्थापना की गई और भारत में जो है इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की स्थापना कब हुई? तो ILO की स्थापना सन 1919 में हुई थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना अप्रैल 1919 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन श्रमिकों के विषय में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी यानी कि अभिकरण है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में स्थित है। ILO का मूल उद्देश्य रहन सहन के स्तर एवं श्रम की अन्य दशाओं को सुधारने तथा पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करने पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी गरीबी कम करने और दुनिया भर में जीवन स्तर के सुधार पर केंद्रित है? विश्व बैंक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन गरीबी कम करने और दुनिया में जीवन स्तर के सुधार पर केंद्रित संगठन है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो सभी को पता है कि स्थायी सदस्यों की संख्या 5 और अस्थायी सदस्यों की संख्या
संयुक्त राष्ट्र संघ में 10 है। 5 अस्थायी सदस्यों में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन आते हैं और इसके अतिरिक्त जो अस्थायी सदस्य होते हैं जिनकी संख्या 10 होती है उनका निर्वाचन होता है। सुरक्षा परिषद में कुल 5 अस्थायी और 10 अस्थायी यानी कि 15 सदस्य होते हैं। जो अस्थायी सदस्य हैं उनका चुनाव या निर्वाचन क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्षों के लिए होता है और सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता इसके सदस्यों द्वारा मासिक आधार पर चक्रानुक्रम में की जाती है। अगला प्रश्न है, तो काप्लांक के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति द्विध्रुवी व्यवस्था में परिणत होगी। काप्लांक के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति द्विध्रुवी व्यवस्था के जन्म के रूप में होगी। शक्ति संतुलन 2 प्रकार का होता है, एक होता है सरल संतुलन और दूसरा होता है बहुमुखी संतुलन। सरल संतुलन उस समय होता है जब शक्ति 2 राष्ट्रों या 2 विरोधी गुटों में केंद्रित हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका सोवियत संघ के मध्य का संतुलन सरल संतुलन कहा जा सकता है। लेकिन बहुमुखी संतुलन राष्ट्र या राष्ट्र समूह एक दूसरे को संतुलित करते हैं, फिर संतुलन के भीतर संतुलन होता है। इसमें अनेक राष्ट्र या राष्ट्र समूह एक दूसरे को संतुलित करते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये तो सभी को पता है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में फिर वही सवाल, अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं कितनी अवधि के लिए? तो 2 वर्ष के लिए। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद की कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। प्रश्न है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? अमेरिका अस्थायी सदस्य है, ब्रिटेन भी है, सोवियत संघ भी है, जबकि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकें होती हैं 1 वर्ष में कितनी बार? संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली की नियमित बैठक हर वर्ष सितंबर माह में होती है। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय न्यूयॉर्क में होता है। आपातकालीन अवस्था में सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के अनुरोध पर 24 घंटे की सूचना पर जनरल असेंबली विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ऐसा अवसर स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद मिस्र पर फ्रांस ब्रिटेन के आक्रमण से उपस्थित हुआ था। महासभा का पहला अधिवेशन 10 जनवरी 1946 को हुआ था। और अगला प्रश्न है, कौन एक संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग है? तो WTO, WHO ये अभिकरण है, ILO भी एजेंसीज है, आर्थिक और सामाजिक परिषद UNO का प्रधान अंग है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रधान अंगों में से एक अंग है और शेष अंग है आम सभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, ट्रस्टीशिप परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कुल 54 देश हैं जिनका चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष पर आम सभा द्वारा यानी जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है? तो जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है, क्योंकि विश्व के 193 देश इसके मेंबर्स हैं और प्रत्येक देश को इस सभा में 5 प्रतिनिधि तथा 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक UNO का अंग नहीं है? आर्थिक और सामाजिक परिषद UNO का अंग है, न्यास परिषद भी है, सचिवालय भी है,
जबकि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन एक अभिकरण है, न कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग। इस प्रकार विकल्प डी सही है। विश्व संगठन के चार्टर में यूएनओ के कुल कितने प्रधान अंगों का उल्लेख है? तो यूएनओ के 6 अंगों का उल्लेख विश्व संगठन चार्टर में दिया गया है। अगला प्रश्न है, यूएनओ का कौन सा विशिष्ट अभिकरण यानी स्पेशलाइज जो एजेंसी होती है वो नहीं है? तो WHO है, IMF भी है, ICJ नहीं है, क्योंकि ICJ यूएनओ का पार्ट है, एक भाग है। इस प्रकार विकल्प सी ICJ संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण नहीं है। जबकि WTO, WHO, IMF, UNIDO और यूनेस्को विशिष्ट अभिकरण के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की संख्या 6 है। कौन यूएनओ का प्रमुख अंग नहीं है? तो यूएनओ के प्रमुख अंग नहीं है, उसका पहचान करना है। सिक्योरिटी काउंसिल है अंग, ट्रस्टीशिप काउंसिल भी यूएनओ का अंग है, सेक्रेटरीट भी संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, जबकि यूनेस्को एक विशिष्ट अभिकरण यानी एजेंसी है। कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? महासभा मुख्य अंग है, न्याय परिषद भी मुख्य अंग है, सुरक्षा परिषद भी है, जबकि ILO एक विशिष्ट अभिकरण है, न कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनओ का सचिवालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक प्रमुख अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है और महासचिव इसका प्रमुख होता है। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी निषेधाधिकार की शक्ति किस सदस्य को प्राप्त नहीं है? तो जर्मनी को संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में किसी प्रस्ताव के पारित होने के लिए समस्त अस्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। उनमें से किसी एक के भी असहमत होने पर प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। इसे ही निषेधाधिकार या वीटो शक्ति कहा जाता है। क्योंकि कोई भी अस्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव को अपनी असहमति द्वारा पारित होने से रोक सकता है, तो उल्लेखनीय है कि सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम है, जबकि जर्मनी अस्थायी सदस्यत्व में नहीं आता है। इसलिए विकल्प सी सही होगा। प्रश्न है, यूएन सुरक्षा परिषद में वीटो है। वीटो क्या है? सभी सदस्यों के लिए सकारात्मक वोट? नहीं, गलत है। आक्रामक देश के लिए नकारात्मक वोट? ये भी गलत है। महासचिव के लिए वोट? ये भी गलत है। जबकि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों द्वारा नकारात्मक वोट की कार्यप्रणाली को वीटो कहते हैं। विकल्प डी सही होगा। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं?
तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। यूएनओ की घोषणा पत्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो महासभा और सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर हेग में है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति के लिए न्यायाधीशों की संख्या भी 9 ही है। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है कितने साल? अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है, तो ये कार्यकाल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है किसके द्वारा? तो महासभा और सुरक्षा परिषद, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति के लिए न्यायाधीशों की कुल संख्या होती है 9। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका उद्देश्य विश्व के लोगों का स्वास्थ्य स्तर ऊंचा करना है। इसके 194 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रसंघ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्थापित हुई थी 1920 में। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन की प्रेरणा से वर्ष 1920 में लीग ऑफ नेशंस यानी एक राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, जिससे भविष्य में युद्धों को रोका जा सके। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र को मुख्यतः किस संगठन का प्रवर्ती रूप माना जाता है? लीग ऑफ नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रवर्ती रूप माना जाता है। यूएनओ को मुख्यतः लीग ऑफ नेशंस का प्रवर्ती रूप माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस नामक संस्था की स्थापना की गई थी, परंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की असफलता से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समतापूर्ण और न्यायोचित बनाने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। वर्तमान में विश्व के 193 देश इस संस्था के सदस्य हैं और पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर आसीन हैं। इन्होंने 1 जनवरी 2017 को यह पद धारण किया था और आज जबकि यह वीडियो बन रहा है तब तक वो अपने पद पर बने हुए हैं। प्रश्न है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? आम बोलचाल की भाषा में इसे हलवा प्रश्न भी कहा जाता है। तो यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? सन 1945 में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर सन 1945 में। स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर आधिकारिक रूप से लागू हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में सर्वप्रथम यूनाइटेड नेशन चार्टर पर हस्ताक्षर हुआ था। इसे 24 अक्टूबर 1945 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया। चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य, दायित्व, अधिकार, भाषा, शांति स्थापना के तरीके आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ की गई? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर प्रथम बार हस्ताक्षर कहाँ हुए थे? तो सैन फ्रांसिस्को में ही हुए थे पहली बार संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर। प्रश्न है, किस सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 26 जनवरी 1945 में अपनाया गया? तो ये जनवरी नहीं बल्कि जून है, मिसप्रिंट है। किस सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 26 जून 1945 को अपनाया गया? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अपनाया गया था 26 जून 1945 को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पीजीटी 2004 में आया है लेकिन नेट में आया है क्वेश्चन। और कोई भी जैसे पैकेज डील का संबंध पूछ रहा है, तो पैकेज डील का संबंध किससे है? लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ करके तीनों ऑप्शन मान रहे हैं, जबकि तीनों ही ऑप्शन गलत है। पैकेज डील का संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग 1994 से कार्यशील नहीं है? ऑप्शंस हैं आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, महासचिव या न्यासी परिषद। तो न्यासी परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अंग है जो 1994 से कार्यशील नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शंस हैं 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सामान्य सभा जनरल असेंबली करती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 60 माह, यानी 5 साल। संयुक्त राष्ट्र सभा के अध्यक्ष का काल होता है 5 साल। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो याद रहे कि महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? ऑप्शन है मैत्री संधियां एवं प्रतिमैत्री संधियां, शस्त्रीकरण एवं निशस्त्रीकरण, क्षतिपूर्ति या अहस्तक्षेप। तो शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन अहस्तक्षेप नहीं है, जबकि मैत्री संधियां सशस्त्री निशस्त्रीकरण और क्षतिपूर्ति शक्ति संतुलन के साधन के अंतर्गत आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समीक्षकों ने मोटे तौर पर 6 ऐसे साधन बताए हैं जिनसे राष्ट्र शक्ति संतुलन स्थापित करते हैं। पहला साधन है मैत्री संधियां, दूसरा है शस्त्री या निशस्त्रीकरण, तीसरा है क्षतिपूर्ति, चौथा साधन है हस्तक्षेप और 5वां साधन है मध्यवर्ती राज्य, छठा है विभाजन और शासन। अतः हस्तक्षेप शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधन की श्रेणी में नहीं आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन था? तो ट्रिगवेली यूएनओ के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे। ध्यान रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद 24 अक्टूबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक यूके के ग्लाडविन जेब कार्यवाहक महासचिव बनाए गए थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामान्य सभा में नॉर्वे के ट्रिगवेली को अस्थायी महासचिव पद पर नियुक्त किया। ट्रिगवेली कहाँ के थे? नॉर्वे के। उन्होंने सफलतापूर्वक अपने 5 वर्ष का कार्यकाल 1952 पूर्ण करने के बाद 51 से पुनर्नियुक्ति प्राप्त की, किंतु 1952 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। वे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे।
सेक्रेटरी जनरल थे। प्रश्न है, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव था? तो ट्रिगवेली प्रथम महासचिव के पहले महासचिव ट्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये प्रश्न सन 2000 में आया है और उस समय कोफी अन्नान सेक्रेटरी जनरल के रूप में कार्य कर रहे थे। कोफी अन्नान जनवरी 97 से दिसंबर 2006 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में कार्य किया। वर्तमान में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस सेक्रेटरी जनरल के पद पर कार्य कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सिक्योरिटी काउंसिल को सौंपी थी? तो वो महासचिव थे बुतरस बुतरस घाली। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव बुतरस बुतरस घाली ने अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सिक्योरिटी काउंसिल को सौंपे थे। अगला प्रश्न है, यूएनओ के वर्तमान महासचिव कहाँ से थे? यूएनए के वर्तमान महासचिव कहाँ से हैं? पुर्तगाल से। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल से यूएनओ के वर्तमान महासचिव 2005 में आया था और 2005 में यानी 1997 से 2006 तक कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिवों को उनके नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले आते हैं नॉर्वे के ट्रिगवेली, जो 1946 से 1952 तक महासचिव के रूप में कार्य किया था। दूसरे हैं डैग हैमरशोल्ड, इन्होंने 1953 से 1961 तक महासचिव के पद पर आसीन रहे। उसके बाद आते हैं यू थॉट, ये 1961 से 71 तक महासचिव के पद पर कार्य किया। और अंत में आते हैं कुर्ट वाल्डहाइम, ये ऑस्ट्रेलिया से थे और 1972 से 1981 तक महासचिव के पद पर कार्य किया। तो इस प्रकार ऑप्शन होगा 3, 4, 1, 2, विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न प्रतिवेदन पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव एचेसन प्रस्ताव 1950 पर आधारित था। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस एजेंसी की स्थापना हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF एजेंसी की स्थापना हुई। IMF और IBRD यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना एक साथ 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुई। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक आयोजित इस सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन से नहीं जुड़ा है? नेहरू, यासेर अराफात, टीटो से संबंधित है, जबकि दी गाल गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंध नहीं रखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने यह निश्चित किया कि वे विश्व के किसी भी शक्तिशाली देश के साथ न तो आएंगे न ही विरोध करेंगे। इस आंदोलन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के द्वितीय राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रेज टीटो और बर्मा के प्रथम प्रधानमंत्री यूनू, इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो और घाना के प्रथम राष्ट्रपति
वामे निक्रुमा ने भाग लिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सर्वप्रथम प्रयोग भारतीय अधिकारी वी.के. कृष्ण मेनन ने 1953 में संयुक्त राष्ट्र में किया था, जबकि दिगाल जो है वो इस आंदोलन यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंध नहीं रखते, क्योंकि वे फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। नेताओं का कौन सा समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? तो नेहरू, नासिर और टीटो नेताओं का समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है। कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य नहीं है? नेहरू थे, नासिर भी थे, मार्शल टीटो भी थे, फिदेल कास्त्रो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य नहीं थे। फिदेल कास्त्रो क्यूबा के राजनीतिज्ञ थे जो फरवरी 1959 से दिसंबर 1976 तक क्यूबा के प्रधानमंत्री रहे। वे क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव थे। गुट कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नहीं था? तो कर्नल गद्दाफी। गुट निरपेक्ष सम्मेलन से या आंदोलन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मोहम्मद अल गद्दाफी 1969 में लीबिया के शासक बने। उन्हें कर्नल गद्दाफी के नाम से जाना जाता है। वे अरब देशों में सबसे अधिक समय तक 42 वर्ष तक शासन करने वाले शासन रहे। 20 अक्टूबर 2011 को उनकी हत्या कर दी गई। निर्गुट आंदोलन से इनका कोई वास्ता नहीं था। नेहरू, नासिर, टीटो निर्गुट आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे। प्रश्न है, कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं था? तो कर्नल गद्दाफी निर्गुट आंदोलन के संस्थापक सदस्य नहीं थे। गुट निरपेक्ष विदेश नीति का प्रतिपादन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। गुट निरपेक्षता की वैदेशिक नीति का प्रतिपादन नेहरू जी ने किया था। सितंबर 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में बोलते हुए नेहरू जी ने कहा था कि हम इसे गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन कहते हैं। अब गुट निरपेक्ष शब्द की विभिन्न रूप से व्याख्या की जा सकती है, परंतु मूलतः इसके अर्थ का प्रयोग विश्व की महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने के लिए किया गया है। गुट निरपेक्ष का एक नकारात्मक अर्थ है, परंतु यदि आप इसे एक सकारात्मक अर्थ दें तो इसका आशय उन राष्ट्रों से हैं जो युद्ध के प्रयोजन, सैन्य गुटों, सैन्य संधियों और इसी प्रकार की अन्य बातों का विरोध करते हैं। इसलिए हम इससे दूर हैं और हम जिस रूप में भी हैं शांति के पक्ष को अपना समर्थन देना चाहते हैं। गुट निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम निर्गुट सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। तत्कालिक यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में प्रथम निर्गुट सम्मेलन सितंबर 1961 में हुआ था, जिसमें 25 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह सम्मेलन यूगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति टीटो के सुझाव पर आमंत्रित किया गया था। 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में कितने अफ्रीकी एशियाई देशों ने हिस्सा लिया था? तो घटना चक्र के आंसर के अनुसार 25 अफ्रीकी एशियाई देशों ने बेलग्रेड सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन हमने कहीं 29 पढ़ा है, तो प्लीज़ इसको एक बार क्रॉस चेक कर लें। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक मार्शल टीटो थे, जबकि गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। भारत में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का प्रथम आयोजन 1983 में हुआ था। गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन भारत में पहली बार 7 से 12 मार्च 1983 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन था और इसका नवीनतम यानी कि 18वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 25-26 अक्टूबर 2019 को अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया था।
अगला प्रश्न है, सातवां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बैठक कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा कि सातवां निर्गुट सम्मेलन दिल्ली में 1983 ईस्वी में हुआ था। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग किस सम्मेलन में उठाई गई? तो बांडुंग सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग उठाई गई थी। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग बांडुंग सम्मेलन में उठाई गई थी। बांडुंग सम्मेलन को क्षेत्रीय समस्याओं तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि निशस्त्रीकरण और विश्व शांति की सुरक्षा के लिए ठोस कदम भी उठाए गए। इस सम्मेलन ने अफ्रीकी, एशियाई, यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी देशों तथा नई विश्व व्यवस्था में उनकी इच्छित भूमिका के बीच खाई को पाटने में पूर्ण सहयोग दिया। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का क्रमशः निम्न नगरों में आयोजित हुआ। तो लुकाशा में 1970 में और अल्जियर्स में 1973 में गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, इसलिए विकल्प 1 सही है। तो गुट निरपेक्ष का तीसरा जो सम्मेलन था वो सितंबर 70 में जाम्बिया की राजधानी लुकाशा में हुई थी, और चौथा शिखर सम्मेलन सितंबर 1973 में अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स में आयोजित हुई थी। जबकि गुट निरपेक्ष का सातवां शिखर सम्मेलन मार्च 83 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। तो ये तीनों ही गुट निरपेक्ष संबंधी शिखर सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो इसे आप याद रखें कि तीसरा सम्मेलन 1970 में लुकाशा में, चौथा सम्मेलन शिखर सम्मेलन 73 में अल्जियर्स में, और सातवां शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली में 1983 को हुआ था। देखें तो पहला सम्मेलन सबको पता है कि यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में सन 1961 में हुई थी, और दूसरा मिस्र की राजधानी काहिरा में 64 में, 3 सालों बाद। पांचवा सम्मेलन 1976 में कोलंबो में हुई थी, और छठा 1979 में हवाना में, क्यूबा की राजधानी हवाना में। आठवां सम्मेलन 86 में जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में, और नौवां सम्मेलन 1989 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। तो पहला और नौवां दोनों सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, पहला 1961 में और नौवां 1989 में। 10वां शिखर सम्मेलन 92 में जकार्ता में हुआ था, और 11वां शिखर सम्मेलन 95 में कार्टगेना, कोलंबिया के शहर कार्टगेना में हुआ था। 13वां सम्मेलन 2003 मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में, 14वां 2006 में हवाना में, 15वां 2009 में मिस्र के शर्म अल शेख में, और 13वां शिखर सम्मेलन वेनेजुएला के पोर्लामार शहर मार्गरीटा द्वीप पर हुआ था। भारत में किस वर्ष चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया? सन 2016 को भारत में चीन भ्रमण वर्ष के नाम से नामित किया गया। भारत चीन के मध्य वर्ष 2014 को पंचशील घोषणा की 60वीं वर्षगांठ पर वर्ष 2015 में चीन में इंडिया भ्रमण वर्ष तथा वर्ष 2016 में भारत में चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया। अगला प्रश्न देखें तो कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? तो गुट निरपेक्षता पंचशील सिद्धांत का एक सिद्धांत नहीं है, जबकि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना और एक दूसरे के क्षेत्रीय और संप्रभुता का पारस्परिक आदर करना पंचशील के सिद्धांत है। मानव कल्याण तथा विश्व शांति की आदर्शों की स्थापना के लिए विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में पारस्परिक सहयोग के 5 आधारभूत सिद्धांत हैं, जिन्हें पंचसूत्र या पंचशील कहते हैं। ये सिद्धांत हैं
एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई न करना, एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति में विश्वास रखना। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है? अनाक्रमण पंचशील सिद्धांत का भाग है, हस्तक्षेप भी पंचशील सिद्धांत का भाग है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व भी पंचशील सिद्धांत का भाग है, यथार्थवाद पंचशील सिद्धांत का भाग नहीं है। पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है, जो कि बौद्ध भिक्षुओं के व्यवहार निर्धारित करने वाले 5 निषेध होते हैं। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहीं से ये शब्द लिया था। 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत संबंधी भारत चीन समझौते में सर्वप्रथम इन 5 सिद्धांतों को आधारभूत मानकर संधि की गई। पंचशील की प्रस्तावना किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते में किया गया। 28 जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्री झाऊ एनलाई तथा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचशील में अपने विश्वास को दोहराया। अप्रैल 1955 में बांडुंग सम्मेलन में भी इस पंचशील सिद्धांतों को पुनः विस्तृत रूप दिया गया। 14 अप्रैल 1959 को 82 देशों की संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने भी पंचशील के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार विश्व स्तर पर पंचशील को मान्यता प्राप्त हुई। प्रश्न है, भारत की विदेश नीति आधारित है गुट निरपेक्षता के आधार पर। भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता या संलग्नता पर आधारित है। इस नीति के तहत अपने साथ दूसरे देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय एकता व अखंडता व उनकी सुरक्षा में हस्तक्षेप न करना तथा किसी भी पक्ष में न रहकर निष्पक्ष भूमिका में रहना है। भारतीय विदेश नीति आधारित है असंलग्नता पर। भारतीय विदेश नीति का एक मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो भारतीय विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य है अफ्रीकी एशियाई एकता, गुट निरपेक्षता, निःशस्त्रीकरण, जबकि पड़ोसी देशों के मध्य शक्ति का विस्तार विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य नहीं है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन यानी आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति स्थिरता कायम रखने के लिए भी कार्य करते हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर थे। 8 जनवरी 1984 को ब्रुनेई, जुलाई 95 को वियतनाम इसके सदस्य बने। लाओस और वर्मा जुलाई 97 में इसकी सदस्यता ग्रहण की, जबकि कोलंबिया ने इसकी सदस्यता अप्रैल 1999 में ग्रहण की। आसियान का गठन कब हुआ था? 1967 में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है? म्यांमार है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, फिलीपींस है। सभी विकल्प में दिए गए देश आसियान के सदस्य हैं। म्यांमार को 97 में आसियान का सदस्य बनाया गया। अगला प्रश्न है,
आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। इसका एक सदस्य है थाईलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, आसियान के संगठन वर्ष 1967 में कितने मौलिक सदस्य थे? तो जब आसियान बना तो उसके सदस्यों की संख्या 5 थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1967 में जब आसियान संगठन बना तब उसका उद्देश्य था सदस्य राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक आर्थिक सहयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, गतिविधियों के संदर्भ में सार्क की तुलना किस संगठन से करना उचित नहीं है? तो नहीं को बहुत ध्यान से देखिए। तो दक्षेस की तुलना किस संगठन से करना उचित नहीं है? तो नाटो से करना उचित नहीं है। गतिविधियों के संदर्भ में दक्षेस यानी सार्क की तुलना नाटो से नहीं की जा सकती, क्योंकि नाटो एक सैन्य संगठन है और यह सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा पर आधारित संगठन है, जबकि दक्षेस दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक राजनीतिक संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान दें तो दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के यानी दक्षेस के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को 8वां सदस्य बनाया गया। 1 मार्च सन 2020 से दक्षेस के महासचिव श्रीलंका के इसाला रुवान वीराकुन हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है। मॉरिशस सार्क का सदस्य देश नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा दक्षेस के कार्यपद्धति का आधार है? तो दक्षेस की कार्यपद्धति का आधार आम सहमति है, न कि भारतीय दृष्टिकोण, न कि बहु सदस्यों का दृष्टिकोण, न ही 2/3 बहुमत। दक्षेस यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या भी 8 है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान शामिल हैं। दक्षेस के चार्टर में आम सहमति के आधार पर निर्णय लेने की चर्चा की गई है। इस संगठन का मुख्यालय नेपाल यानी काठमांडू में स्थित है। कौन सा उत्तर दक्षिण संवाद का तात्पर्य नहीं है? तो उत्तर दक्षिण संवाद का तात्पर्य है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का स्वप्न देखना, अमीर और गरीब देशों के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास करना। उत्तर से तात्पर्य विकसित देश और दक्षिण से तात्पर्य विकासशील देश, तीसरी दुनिया के देश से है। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करना, उत्तर दक्षिण संवाद का तात्पर्य विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करने से नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही है। विश्व व्यापार पर नजर रखने और उनके नियमों का पालन कराने हेतु विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई है। गैट वार्ताओं का दौर समाप्त होने के बाद गैट के स्थान पर 1995 में विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। शेष तीनों विकल्पों का तात्पर्य उत्तर दक्षिण संवाद से है। अगला प्रश्न है, गैट यानी GTT के स्थान पर 1995 में किस नए संगठन की स्थापना हुई? तो वो है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। वार्ताओं के उरुग्वे चक्र से किसकी स्थापना हुई थी? तो वार्ताओं के उरुग्वे
चक्र से WTO की स्थापना हुई है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। WTO का पूर्ववर्ती नाम व्यापार एवं ट्रैफिक पर सामान्य समझौता यानी गैट था। आर्थर डंकल का प्रस्ताव का संबंध भी WTO से ही है। अगला प्रश्न है, सामूहिक सुरक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ सामूहिक सुरक्षा के संबंध में गलत कथन की पहचान करना है। पहला कथन है, किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण नहीं माना जाएगा। तो ये तो पहला ही क्वेश्चन गलत है, क्योंकि सामूहिक सुरक्षा में होता है कि किसी भी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राष्ट्रों पर आक्रमण माना जाता है। तो पहला ही क्वेश्चन गलत है, पहला ही कथन। और सामूहिक सुरक्षा का आधार है एक के लिए सब और सब के लिए एक, यानी वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण माना जाता है। इस व्यवस्था में सभी राज्य आक्रमणकारी को पहचानते हैं। सामूहिक सुरक्षा के लिए कौन सत्य है? सामूहिक सुरक्षा के लिए कौन सत्य है? कथन है, सभी राष्ट्र आक्रमणकारी को पहचानते हैं। सही है। आक्रमणकारी की शक्ति राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति से अधिक होती है। नहीं, सबके लिए एक और एक सबके लिए सामूहिक सुरक्षा का मुख्य घटक है और यह एक यथास्थिति का विरोधी है। तो यहाँ पे विकल्प 1 और 3 ही सही है। इसके अनुसार ऑप्शन 1 और 3 सही है। सामूहिक सुरक्षा के लिए सभी राष्ट्र आक्रमणकारी को पहचानते हैं और एक सबके लिए और सब एक के लिए कथन सत्य है। सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में किस सम्मेलन का अत्यधिक महत्व है? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 का सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का आयोजन 25 अप्रैल से 26 जून 1945 के मध्य अमेरिका में हुआ। इस सम्मेलन को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें 51 संबद्ध देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड नेशन चार्टर की रचना हुई थी। सही उत्तर का चयन करना है। FMCT, तो FMCT व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ट्रिप्स का संबंध विश्व व्यापार से है और WSF का संबंध वैश्विक सामाजिक आंदोलन से है। तो इस प्रकार विकल्प 1 सही है। FMCT का संबंध व्यापक विनाश के हथियारों का अप्रसार से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। ट्रिप्स का संबंध विश्व व्यापार से है और WSF का संबंध वैश्विक सामाजिक आंदोलन से है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय यूनियन के कितने देश सदस्य हैं? जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, क्योंकि यह प्रश्न 2004 में आया था और उस समय सदस्यों की संख्या 25 थी। जनवरी 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया और 2013 में क्रोएशिया इस संघ के सदस्य बने। इस प्रकार अब संस्थापक सदस्यों में बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन मुख्यतः यूरोप में स्थित देशों का एक राजनीतिक आर्थिक मंच है, जिसमें आपस में प्रशासनिक साझेदारी होती है, जो सभी सदस्य राष्ट्रों पर लागू होते हैं और इनकी सदस्य की संख्या वर्तमान में 28 है। प्रश्न है, किस वर्ष सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया?
ऑप्शन है 1995, 1996, 1997 या 1998। तो सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया है सन 1995 को। वर्ष 1995 को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था। सार्क का यह 8वां शिखर सम्मेलन 1995 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान इस संगठन के सदस्य देश हैं, जिसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। दक्षेस एक है, तो दक्षेस आर्थिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, सैनिक संगठन नहीं है, तो या तो दो विकल्प सही होगा। दक्षेस के चार्टर में उल्लेखित किया गया है कि यह संगठन दक्षिण एशियाई क्षेत्र में लोगों के कल्याण व शांति को बढ़ावा देगा। इस क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने और सभी व्यक्तियों के गरिमापूर्ण रहन सहन हेतु प्रयासरत रहेगा। अगला प्रश्न है, सार्क देशों के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सार्क में सदस्य देश 8 हैं। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान शामिल हैं। अप्रैल 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इस संगठन का 8वां सदस्य बना। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। सार्क कब औपचारिक तौर पर स्थापित किया गया? दिसंबर 1985 में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सार्क के सदस्य हैं, जबकि चीन सार्क का सदस्य देश में नहीं आता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल के काठमांडू में। अगला प्रश्न है, सार्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सार्क दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? बांग्लादेश। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान है सदस्य, मालदीव भी है, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है। चूंकि ये सवाल 2002 में आया है, उस समय के अनुसार अफगानिस्तान इसका सदस्य नहीं था, लेकिन 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बना दिया गया। तो सार्क के सदस्यों की संख्या 2004 में तो 7 थी, लेकिन अभी 8 है। अगला प्रश्न है, सार्क कितने सदस्य और प्रेक्षक देश हैं? सार्क देश के कितने सदस्य और प्रेक्षक देश हैं? तो सार्क में 8 सदस्य हैं और 9 प्रेक्षक सदस्य देश हैं। सार्क के सदस्य जो 8 हैं वो हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। और प्रेक्षक देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय यूनियन, ईरान, जापान, कोरिया, म्यांमार, यूएसए, मॉरिशस, यानी कि 9 देश सार्क के पर्यवेक्षक यानी प्रेक्षक देश हैं। प्रेक्षक देशों की संख्या 9 है। सार्क समूह के 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को किस शिखर सम्मेलन में शामिल किया गया था?
14वां शिखर सम्मेलन 2007 जो नई दिल्ली में हुई थी, उसमें अफगानिस्तान को 8वां राज्य के रूप में सार्क की सदस्यता दिलाई गई थी। 13वां शिखर सम्मेलन भारत से पहले 2005 में ढाका में हुई थी।